तो जितना अट्रैक्टिव बाबा साहब की दीक्षा भूमि होनी चाहिए थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। और अन्य जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, टूरिज्म, कौन कौन से डिपार्टमेंट को भव्य एवं दिव्य बनाया जा रहा है। अब यहाँ क्यों नहीं बन रहा है, ये तो मैं तो एक दिन के लिए आया हूँ, शाम को चला जाऊंगा। इस पर सोचने की जरूरत है कि बाबा साहब की दीक्षा भूमि को सुसज्जित कैसे किया जाए। आप अवगत होंगे कि संविधान दिवस, क्योंकि संविधान दिवस है इसलिए 2-4 शब्द कहना अनिवार्य है, क्योंकि टॉपिक तो मेरा अलग है। 2015 में 11 अक्टूबर को संप्रति प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2015 को संविधान दिवस सेलिब्रेट करना ऑल स्टेट्स एंड सेंट्रल ऑफिसर्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। इसके पूर्व संविधान दिवस के उत्सुक व्यक्ति या समाज के द्वारा ही मनाया जाता था। संविधान में आज 106 संशोधन हो चुके हैं। इस लोकसभा के चुनाव में थोड़ा सा मैं हट के जा रहा हूँ, 1-2 लाइन जो सामयिक है, कंटेम्पोररी है, उस पर भी चर्चा करना अनिवार्य है। संविधान बचाओ या संविधान बदल दिया जाएगा, यह वाक्य जो लोग प्रयोग करते हैं, मैं समझता हूं कि यह कहना आसान है, किंतु बदलना बहुत कठिन है। इसलिए कि बाबा साहब जितना पढ़ते लिखते थे, शायद मैं समझता हूं कि आज के तारीख में कोई सिविल सर्वेंट्स भले ही 10 घंटे 12 घंटा आईएएस बनने के लिए करता हो, किंतु 18 घंटा पढ़ना और लिखना किसी सामान्य व्यक्ति या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए भी संभव नहीं है। संविधान पर संविधान सभा में एक एक अनुच्छेद, एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज पर विस्तृत चर्चा हुई है, तब जाकर के वो आर्टिकल, क्लास, सब क्लास बना। अब जो लोग कहते हैं बदल दिया जाएगा या उसमें कुछ और कर दिया जाएगा, तो इसका तात्पर्य होता है, इसका मतलब होता है कि जो इतने परिश्रम से बनाया गया है उनको नकारना, जो क्वाइट इम्पॉसिबल है। बाबा साहब का मत था वो राज्य समाजवाद पर केंद्रित था। उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो 1947 में एक पुस्तक जो पतली सी है, ज़्यादा नहीं मैटर उसमें, लेकिन उसका जीस्ट, उसका सार आ गया है, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, राज्य और समाजवाद। बाबा साहब के पूर्व, समाजवाद के पूर्व में थोड़ा पूंजीवाद और साम्यवाद पर चलता हूं। व्हाट इज मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म? पूंजीवाद का अर्थ और आशय क्या है? शायद
हम इस बात को समझ रहे हैं बहुत सरलता से, बहुत स्मूथली, कि देश या भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी पूंजीवाद की ओर बढ़ चुका है। किंतु हम ये आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं कि आखिर क्या देश के समस्त संसाधन, पूंजी, भूमि, श्रम, सब पूंजीवाद के नियंत्रण में होगा? सर डिपार्टमेंटल ऑफिसर साहब, चूंकि मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा आप सुनने का कष्ट करें। एसएम राजन साहब, ये सिस्टम नहीं है, आप उसकी बात को सुनिए, देखिए उसमें कुछ कमियां हो तो आप इंप्रूव करिएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या हम इस पर चिंतन कर रहे हैं? मैं एक वाक्य में कहूंगा, चिंतन नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब का विचार था पूंजीवाद के विषय में कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उन्होंने क्या कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर देश के समस्त नागरिकों का अधिकार होना चाहिए, संसाधनों पर होना चाहिए। ये बाबा साहब उस समय कहे थे, जिससे पॉवर्टी एंड रिचनेस का जो गैप है, गरीबी और अमीरी का, उसको पाटा जा सके। ये उस समय कहे थे। IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक के जो भारतीय अर्थशास्त्री रहे हैं, उनका विचार है कि भारत में गरीबी और अमीरी की खाई चौड़ी हो रही है, पर पाटने का क्या इलाज है, क्या रेमेडी है? वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस। हम इसके विषय में नहीं सोच रहे हैं। कौन सोचेगा? वो नीति नियामक या नीति नियंता जो पॉलिसी मेकर हैं, वो सोचेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि आपका देश लोकतांत्रिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऐसी स्थिति में आपकी भी भूमिका अहम हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपकी क्या भूमिका है? आपकी भूमिका, जब विधानसभा और लोकसभा का निर्वाचन होता है तो आपको सोच समझ करके उत्कृष्ट प्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए था, किंतु हम इसी विषय में नहीं सोचते हैं। अब साम्यवाद के बारे में बाबा साहब का क्या विचार था? साम्यवाद समाजवाद की बात तो करता है, लेकिन लोकहित की बात एक सिस्टम के द्वारा, अहिंसा के द्वारा कैसे स्थापित हो, इस पर बात नहीं करता है। वो तो सीधे क्रांति की बात करता है। तो बाबा साहब इसमें क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, ये दोनों ठीक नहीं है। इन दोनों से श्रेयस्कर, सुपीरियर समाजवाद है। समाजवाद में सबको देश के संसाधनों पर अधिकार होगा और सबको सामाजिक, आर्थिक, दो ही शब्द है, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक बाद में। इनसे लोगों की उन्नति होगी, उनके जीवन में सुधार होगा, क्वालिटेटिव चेंज होगा। ये बाबा साहब का कथन था। अब सवाल उठता है कि क्या बाबा साहब के कथन को भुला दिया गया? हाँ, भुला दिया गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था और बहस चल रहा था, तो चूंकि मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं कि बहुत ओपनली टॉक करूंगा, कुछ लोग ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत प्रभावशाली थे। तो जब समाजवाद की बात आती थी तो वो लोग साइलेंट हो जाते थे। नेहरू जी भी समाजवाद की बात करते थे,
लेकिन समाजवाद की स्थापना कैसे हो वो भी तटस्थ हो गए, इंडिफरेंट हो गए। तो बाबा साहब ने देखा कि लगता है कि समाजवाद को स्थापित करने के लिए कोई व्यक्ति जो काफ़ी प्रभावशाली है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में सभा में है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इनिशिएशन नहीं ले रहा है, तो वो भी इंडिफरेंट थोड़ा सा हुए, लेकिन वो उसके पोषक थे। समाजवाद में जो मूल एलिमेंट हैं, जो तत्व हैं, वो क्या हैं? वो पहला बिंदु है समानता, इक्वलिटी। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि बाबा साहब ने खुद कहा है कि हम इक्वल समाज की स्थापना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर परिवेश, हर जगह में कुछ न कुछ भिन्नताएं या अंतर होता है। लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो यही है कि हम हर हालत में समानता की स्थापना करें और देश के संसाधन पर नियंत्रण सरकार का हो और उस पर सभी का स्वामित्व हो, ताकि जो देश में प्रोडक्शन हो उसका समुचित वितरण हो, उसमें कोई भेदभाव न हो। बाबा साहब कहते हैं कि राज्य समाजवाद की स्थापना के लिए राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य है। अगर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा तो जो गवर्नमेंट होती है लोकतांत्रिक देश में या लोकतांत्रिक सरकार बनती है, वहाँ अधिनायकवाद तैयार हो जाता है, जिससे मनमानीपन का उद्विकास होता है या वो पैदा होता है। राज्य समाजवाद में हम जहाँ भी काम करते हैं, चाहे इंडस्ट्रीज में करते हों, कारखाने में करते हों, ऑफिसेस में करते हों, वहाँ श्रम का सम्मान अवश्य होना चाहिए। जहाँ श्रम का सम्मान नहीं होगा, वहाँ एक श्रमिक के स्वतंत्रता का हनन होता है। ये बाबा साहब का कथन था। किसानों और मजदूरों का अधिकारों का भी संरक्षण राज्य समाजवाद के द्वारा ही हो सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में ये संभव नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद का मोटो है हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी। एक पूंजीपति अपनी पूंजी को कैसे बढ़ाता है, उसका उद्देश्य ही होता है कि श्रमिक का एक्सप्लॉयटेशन किया जाए या उसकी सुविधाओं में कटौती किया जाए, और करता भी है। लेकिन राज्य समाजवाद में ये एकदम मनहाई है, प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, जो भी कह लीजिए। बाबा साहब इसकी बुनियाद 1946 में जब वायसराय लिलिनथिगो थे भारत के, और उसमें उनके मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे, तो उसी समय उन्होंने श्रमिकों के लिए अनेक सुविधाएं कर दिया। समान वर्ग के लिए समान वेतन, श्रुति अवकाश, काम के घंटे में कटौती ना हो, उनका किसी तरह का शोषण ना हो। ये चीज़ें तो 46 में भी बाबा साहब ने कर दिया था। और जो आगे चल करके जो सेंट्रल स्टेट ऑफिसर्स में हैं, वो सुविधाएं आज भी अधिकारी या कर्मचारी जो भी हैं उनको मिलता है। अब राज्य समाजवाद क्या कहता है कि श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए और पूंजीपति के मनमानी पर रोक लगना चाहिए। अगर रोक नहीं लगेगा तो श्रम का हनन होगा, उसके अधिकारों का हनन होगा, उसके प्रोडक्टिविटी पर, उसके उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। वो कैसा प्रभाव पड़ेगा? प्रतिकूल। इसको रोकने के लिए बाबा साहब ने बहुत सारी सुविधाएं दिया।
उसको आगे चलकर उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसका प्रावधान किया कि सबके लिए आजीविका समान होना चाहिए, आजीविका का संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। अब भारत में थोड़ा मैं पीछे चलूँगा। समाजवाद की उत्पत्ति कैसे होती है? समाजवाद की उत्पत्ति के लिए एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, बाबा साहब, कहने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। किंतु समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए रुचि कम दिखाई गई, जिसके कारण बाबा साहब ने देश की आज़ादी के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी का निर्माण किया। मिश्रित अर्थ, ऐसे लिटरेरी चीज़ें हैं, जो लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, लर्नेड हैं, वो तो समझ रहे होंगे। मिश्रित अर्थ, क्योंकि टॉपिक ही मेरा ऐसा है कि समझने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये इसका सृजन बाबा साहब ने किया, मिक्स्ड इकोनॉमी, कि नहीं भाई ठीक है, पूंजीवाद और निजी पूंजी, मतलब पूंजीवाद और पूंजीपति और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। तो 1950 के बाद पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था 1980 तक था, 1980 तक। 1980 के बाद अब भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की तरफ पूरी तरह बढ़ चुका है। आप पूछिए साहब कैसे, तो मैं उसका उत्तर देता हूं, इसलिए कि बाबा साहब के सुझाव के आधार पर ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कैपिटल इंटेंसिव कल कारखानों का स्थापना किया था। मैंने जिसमें सबसे अधिक ऐसे उद्योग जिसमें सरकार के सर्वाधिक पूंजी लगे हों, निवेश हुए हों। उससे क्या लाभ हमको आपको हुआ? उससे हमको आपको लाभ ये हुआ कि हम सभी को उन कारखानों में काम करने का अवसर मिला। हम सभी ने उसमें काम करके या नौकरी करके अपने और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा और जीवन स्तर को ऊंचा किया। अब जब देश के सारे कल कारखाने जो राष्ट्र के थे वो निजी क्षेत्र में चले गए, तो अब क्या होगा? अब हाल ये होगी कि संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर 10,000, 15,000, 20,000 पर वर्कर लिए जा रहे हैं, जिससे कैसे उनकी उन्नति होगी, बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। शायद हम सभी या कोई भी नहीं चिंतन कर रहा है कि आगे स्थिति कैसी होगी। मैं खुद पॉवर्टी लाइन से ही गुजरा हूँ और ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र दोनों को मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को पढ़ने की सुविधा नहीं रहेगी तो अपने लाइफ में बेटरमेंट कैसे कर सकता है? ये जो कुछ भी आप लोग दिखाई दे रहे हैं वो राइट टू एजुकेशन के देन है। अगर ये सब नहीं रहता और नहीं रहेगा तो हम किधर जाएंगे? इसके बारे में चिंतन होना चाहिए। इसके बाद बाबा साहब ने कहा कि समाज में जात विहीन, वर्ग विहीन और शोषण विहीन समाज की रचना होनी चाहिए। किंतु मुझे जो लग रहा है, चूंकि मैं एक दार्शनिक व्यक्ति हूँ, मुझे जो फील हो रहा है और अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रही है, वो ये कि आधुनिकता अपनाने के बाद भी हम जात की पूंछ पकड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति जब परिचय पूछता है तो पूछता है कि आपका नाम क्या है, आगे पीछे बताइए, तब वो धीरे से बैक हो जाता है। मैं नहीं समझ पाता हूँ इस देश में या कहीं भी कि जब मनुष्य के पैदा होने का एक ही मार्ग है और मृत्यु का भी एक ही मार्ग है, तो ए लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? भेद का इतना बड़ा गट्ठर क्यों? ये चिंतन का विषय है, इस पर सोचना चाहिए, हम लोगों को विचार करना चाहिए
अगर हम नहीं करेंगे तो किधर जाएंगे, ये तो बड़ी टीडियस बात है। आजकल आप देख रहे हैं, जब बाबा साहब थे उस ज़माने में देश की जनसंख्या 34 करोड़ थी। आज आपके देश में जनसंख्या पर भी बाबा साहब राज्य समाजवाद को इंक्लूड किए हैं कि जनसंख्या क्या क्या इफेक्ट होगा जनसंख्या वृद्धि का। बाबा साहब ने कहा कि किसी विकासशील देश के लिए जहाँ प्राकृतिक संसाधन तो हैं, लेकिन यदि जनसंख्या के हित में, जनसंख्या के लाभ के लिए प्रयोग में नहीं होता है, तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है कि उसका दुष्परिणाम, उसका दुष्प्रभाव बढ़ेगा। और सरकारें डेमोग्राफिक जो जनांकी कार्य है, जैसे 4 लेन 6 लेन या अवस्थापना सुविधाएं में ही सारा पैसा खर्च होगा। रियल इन्वेस्टमेंट कल कारखानों को सरकारी क्षेत्र में दिक्कत होती है, वो नहीं कर पाते हैं। तो जनसंख्या के बारे में बाबा साहब ने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा इस पर रोक लगना चाहिए। अगर बाय द वे ये सब बाबा साहब की स्टेटमेंट है, ये कई किताबों से मैंने पढ़ा जो आज के परिप्रेक्ष्य में कितना सामयिक है। समय मुझे बहुत कम मिला था, इसलिए कि मैं 17 पेज का संविधान पर ही एक शॉर्ट नोट बनाया था टाइप करा करके। यद्यपि मेरी घरेलू परिस्थिति इसमें काफ़ी थोड़ा दिक्कत में है, फैमिली, मेरी पत्नी ऑन बेड है, फिर भी मैंने कह दिया था कि आऊँगा तो आऊँगा। जब मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, जब राज रतन के डेथ के बाद बाबा साहब के पुत्र के वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जा सकता हूँ 1923 में, तो मैं क्यों नहीं। यद्यपि बाबा साहब से मेरी कोई तुलना नहीं है, मेरी कोई ना तुलना, देयर इज नो कंपटीशन, कोई तुलना नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में, चूंकि बाबा साहब की दीक्षा भूमि है, कल मैं देखा बाबा साहब की दीक्षा भूमि, उनके बस थोड़ा थोड़ा मैं विषयांतर हो रहा हूँ, जो देखा हूँ उस पर भी चर्चा करूँगा। तो जितना अट्रैक्टिव बाबा साहब की दीक्षा भूमि होनी चाहिए, थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। और अन्य जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, टूरिज्म, कौन कौन से डिपार्टमेंट को भव्य एवं दिव्य बनाया जा रहा है। अब यहाँ क्यों नहीं बन रहा है, ये तो मैं तो एक दिन के लिए आया हूँ, शाम को चला जाऊँगा। इस पर सोचने की जरूरत है कि बाबा साहब की दीक्षा भूमि को सुसज्जित कैसे किया जाए। जो ईंट वगैरह हैं और चीज़ें बिखरी हुई हैं, छोड़िए। तो बाबा साहब कहते थे, जनसंख्या बिंदु पर आता हूँ, कि अगर आपके देश में जनसंख्या बढ़ ही गया, आज के डेट में जो 1.5 अरब विदाउट एनी सेंसस पॉपुलेशन, किसी जनगणना रिपोर्ट के, हम इस बात को बार बार उल्लेख कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि 1.5 अरब की जनसंख्या भारत की हो गई है। तो बाबा साहब कहते हैं कि यदि 1.5 अरब नहीं, जो भी जनसंख्या बढ़ गई, कोई बात नहीं, उसको रोकने के लिए आपने प्रयास नहीं किया, नियंत्रण के लिए प्रयास नहीं किया, तो जनसंख्या, माल्था से अर्थशास्त्री थे, तो इसको तो उन्होंने कहा जनसंख्या विस्फोट, बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन वो बाबा साहब का क्या विचार था, वो तो बहुत सकारात्मक व्यक्तित्व थे। उनका कहना था कि अगर आपके यहाँ पॉपुलेशन बढ़ ही गया, जो अशिक्षित हैं, देखिए कितना सामयिक मामला है, कोई पढ़ नहीं रहा तो पता क्या चले, जो अनस्कूल्ड हैं, इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, उनको पढ़ा करके क्लास 5 क्लास 6 तक, उनको जो आजकल वर्तमान गवर्नमेंट का जो अभियान चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, कौशल मिशन, स्किल्ड, मतलब उनको पढ़ा लिखा करके, थोड़ा बहुत एजुकेशन देकर उनको कौशल मिशन में ट्रेंड करके उनको रोजगार दीजिए, ताकि वो बेकार न रहें। यदि वो बेकार रहे तो भिन्न भिन्न प्रकार के गलत मार्गों पर जाएंगे वो। और ये भी मैं बता दूं, मैं नहीं कर रहा हूँ, एक समाजशास्त्री ने कहा कि यदि देश में उपलब्ध जनसंख्या को उनके अनुसार उनसे काम नहीं ले रहे हैं, ना उनको काम दे रहे हैं, उससे क्राइम बढ़ता है, उससे क्राइम बढ़ता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, तो सरकार के सामने चुनौती होता है। इसको कैसे दूर किया जाए, ये सरकार को सोचना चाहिए, ये नीति नियामकों को सोचना चाहिए। ये बाबा साहब का देखिए कितना उच्च कोटि का विचार था कि अगर जनसंख्या सरप्लस हो गया तो उसको भी
कैसे मैनेज करें। मार्क्स पर थोड़ा मैं चलता हूँ, चूँकि वो भी समाजवाद के पोषक रहे हैं। मार्क्स का समाजवाद पर क्या कहना था, वो तो कहते थे कि सर्वहारा वर्ग का किसी देश या राज्य प्रशासन होना चाहिए। बाबा साहब बिल्कुल असहमत थे, कहते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में, राज्य में पूंजीपति भी रहे, लेकिन एक बात जो बाबा साहब ने बहुत मार्के की कही थी, उन्होंने कहा कि मैं श्रमिकों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण नहीं कर सकता। मतलब प्रशासन या कोई चीज उनके हाथों में नहीं दे सकता। उनकी समस्याओं को तो दूर किया जा सकता है। सत्ता में, एडमिनिस्ट्रेशन में बाबा साहब का कथन था कि हाईली क्वालिफाइड लोग जाएं, उच्च पढ़े लिखे लोग जाएं। किंतु वर्तमान समय में स्थिति बहुत ही सीरियस है। इस पर चूंकि मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, हो सकता है लोग भूल भी गए हों। 19 दिसंबर एक बार बात अभी उठी थी, SC ST को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, जो हाईली क्वालिफाइड है, LLM है, PhD हैं, MA BEd करके पढ़े हुए लोग। तो ये बात बार बार आ रहा है देश में भी, चारों तरफ देश के राज्य में। एक पॉइंट है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कब तक और क्यों, कहाँ कहाँ। बड़ी क्लियर बात है कि 56 के पहले जब बाबा साहब थे, तो बाबा साहब का लिखा हुआ है ग्रंथ, जिसमें लिखा है उन्होंने कि केंद्रीय सेवाओं ने, सेंट्रल सर्विसेज, IAS IPS IRS, जो भी सर्विसेज हैं, में जनसंख्या के अनुपात में SC ST को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन मित्रों, एक बहुत मिजरेबल सिचुएशन उत्पन्न हो गया हम लोगों के बीच में कि जो ग्रामीण क्षेत्र के SC ST के लोग हैं, वो अत्यंत जीर्ण शीर्ण की हालत में हैं। क्या उनके लिए रिजर्वेशन या सिविल सर्विसेज से कोई मतलब है? नहीं है। तो इस पर आपको याद होगा 19 दिसंबर 2003 को भोपाल में एक देश के सभी SC ST, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के MPs का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें ये बात उठी थी कि साहब, जो भी सरकारी क्षेत्र के कल कारखाने या संस्थाएं थीं, अब उसमें रोजगार के अवसर अनुसूचित जातियों के लिए खत्म हो गया। उस सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय हैं माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उपस्थित थे। तो जब SC ST के MPओं ने बात उठाया, तो उन्होंने कहा था, ये नोटेड है, ये एक दस्तावेज में है, कि अब हमें निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन देने पर विचार करना चाहिए। क्या हम लोग इस दिशा में, या हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं SC ST के, जो हमारे लर्नड लोग हैं, जो दिल्ली JNU DU में हैं, क्या ये लोग उन लोगों से बात करेंगे? मुझे लगता है संभव नहीं है। क्योंकि बाबा साहब के अंदर जो विल पावर, जो इच्छा शक्ति, जो साहस, जो त्याग, जो निर्भीकता थी, मैं समझता हूँ आज के लोगों में, नहीं तो नहीं कहूँगा, होगा ज़रूर, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं, परिलक्षित नहीं हो रहा है। तो ये कौन सोचेगा? क्या हर व्यक्ति के अंदर व्यापार करने का साहस, या उनके पास पूंजी, या उनके पास श्रम भूमि है? नहीं है। तो इस समय जो हालात बना हुआ है, वो ये बना हुआ है कि जो तकनीकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो रहा है, उससे एक कट थ्रोट कंपटीशन पैदा हो गया, गला घोट प्रतियोगिता, वो किसी भी क्षेत्र में हो गया है। अब उसमें कौन कितना कैपेबल है, कौन कितना
एफिशिएंट है वही आगे बढ़ पाएगा। अगर नीचे के लोगों को अवसर और संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए तो उनका जीवन दुष्कर हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। अब बाबा साहब की कल्पना क्या थी? बाबा साहब आइडियल सोसाइटी की बात किए थे, आदर्श समाज। वो आदर्श समाज क्या है? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लेकिन बाबा साहब ने यह बात भी कही कि स्वतंत्रता का मतलब हमको जीने, उठने, बैठना, वोट डालने, राजनीति, चुनाव सब कुछ करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन समानता, यह शब्द कहाँ से आया? मैं अगवाले साहब जानते होंगे क्योंकि लोग विद्वान हैं। प्रोफेसर जे.एल. बेयर्ड अमेरिका या कहाँ के कोई विद्वान थे, मैं उसको नोट नहीं पाया हूँ, काफ़ी मैं डिविएट भी हो जा रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ये बात आई थी। उस समय भी वो वैज्ञानिक कहा था, वो चिंतक, कि समाज में या कहीं भी पूर्ण रूप से समानता नहीं हो सकता है। तो बाबा साहब ने कहा भाई ये भी बहुत हद तक ठीक नहीं है, लेकिन चलिए इक्वलिटी होना चाहिए तो है वो। फिर भाईचारा, उन्होंने कहा आप बहुत तरक्की कर गए हैं, बहुत एडवांस हो गए हैं, आईएएस हो गए, पीछे हो गए, अपार धन संपदा, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपके अंदर भाईचारा नहीं है, एक दूसरे से मिलने का, बातचीत करने का, उठने का, उसको सम्मान देने का अगर आपके अंदर विचार नहीं है, इट विल नॉट क्रिएट ए आइडियल सोसाइटी इन फ्यूचर और प्रेजेंट। ये वर्तमान है, आगे भी चल करके आदर्श समाज नहीं हो पाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए? बाबा साहब तो चले गए हैं नहीं, हम उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रतिवर्ष प्रकाश डालते हैं, लेकिन उनके किसी एक वाक्य को क्या हम फॉलो कभी कर रहे हैं प्रैक्टिकली जीवन के व्यवहारिक दर्शन में है? व्यवहारिक जीवन में मैं कहूँगा बहुत कम। तो ये बाबा साहब का आइडियल सोसाइटी था। फिर बाबा साहब ने कहा यार इससे भी काम नहीं चलेगा, सोशल जस्टिस की बात बाबा साहब ने कही थी। अगर जिस समाज में ये तीनों फैक्टर वर्तमान में नहीं है, ये तीनों बातें समाज में नहीं है, तो वो समाज आदर्श समाज नहीं हो सकता है। तो आज तो हम फुल्ली पूर्ण रूप से भौतिकवाद और आधुनिकतावाद में पड़े हुए हैं। तो ना हम इक्वलिटी की बात समझ रहे हैं, ना स्वतंत्रता, ना भाईचारा, कुछ नहीं। हाँ, एक बात, एक क्षेत्र में ही सोशल जस्टिस का प्रयोग हो रहा है, वो ये हो रहा है कि हमारी भागीदारी, हमारा पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफिसेज में, पॉलिटिक्स में, हर जगह होना चाहिए। यही सोशल जस्टिस का वर्तमान में जो अवधारणा या जो अर्थ या जो मतलब समझा जा रहा है वो यही है। अब बाबा साहब ने कहा था कि हम किसी व्यक्ति को स्वतंत्र भी कर दें और पूरी तरह से वो स्वतंत्र हो जाए तो मनमानी करने लगेगा। ऐसी स्थिति में उसके स्वतंत्रता पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो समाज विरुद्ध कार्य करना लगे। एक वाक्य जो बाबा साहब लास्ट में संविधान दिवस है उसमें उन्होंने कहा था, वो बड़ा सामयिक है, उसको भी बताना आप लोग जरूरी लग रहा है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, उस समय उन्होंने क्या कहा था, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ, चूँकि सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस सब याद नहीं है, न हो सकता है, क्योंकि मुझे 6 साल हो गया रिटायर हुए, तो थोड़ा जो वैज्ञानिक फैक्ट है वो है कि धीरे धीरे स्मरण शक्ति और सुनने की शक्ति कमज़ोर होने लगता है। बाबा साहब ने क्या कहा था तो बहुत सामयिक है, इस पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा।
26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। इसका अर्थ है कि उस दिन से भारत में जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार होगी। नायक पूजा पर उन्होंने कहा था, इस पर अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस देश की राजनीति में, देखिए उस समय बाबा साहब ने कहा, जो इसमें दिखाई दे रहा, जितनी भक्ति एवं नायक पूजा है उतनी किसी देश में नहीं है। जो लोग लोकतंत्र को बनाए रखने में रुचि रखते हैं, उनके लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था, कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो जाए, उसके चरणों में अपनी आज़ादी कभी नहीं रखना चाहिए, या उसे अपनी शक्तियां नहीं देना चाहिए जो हमारी संस्थाओं को विनाश करने के लिए शक्तिशाली हो जाए। मतलब इसका यह है कि हमें अपने स्वाभिमान से भी समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने भी कहा था कि कोई व्यक्ति स्वाभिमानी हो और बेकार हो तो उसके लिए स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं, वो अर्थहीन हो जाता है। एक बात लास्ट में मैं और कहूँगा, जो बार बार आ रहा है कि देश का जीडीपी बढ़ रहा है और इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो उसी में एक अर्थशास्त्री ने, कौशिक बसु या किसी ने कहा है कि जीडीपी जो ग्रोथ कर रही है, जो रेज कर रही है, उसका एडवांटेज मात्र अस्थापना सुविधाओं के विकास से नहीं हो सकता है। इस पर भी सोचने की आवश्यकता है कि क्या उस जीडीपी में जो और लोग देश के हैं उसमें भागीदार हैं या नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने प्रयास किया बाबा साहब की सारी चीज़ों पर प्रकाश डालने की आवश्यकता, कुछ भूल गया हो। आपने मुझे गोरखपुर से यहाँ बुलाया, मैं आया, अपनी बात को रखा, काफ़ी परेशानियों में था फिर भी आया। आप लोगों ने जो मुझे स्नेह, सम्मान और भाईचारा दिया, मैं आप सभी को दीर्घायु होने के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मेरे भाषण में कोई ऐसा शब्द प्रयुक्त हो गया हो जो आपको लगता है कि बहुत उपयुक्त नहीं था, तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि मुझे क्षमा करने का कष्ट कीजिएगा। और यदि मैं कभी फिर जिंदा रहा तो आग वाले साहब कहेंगे तो फिर दोबारा इस धरती पर लौटना होगा, अन्यथा तो समय अनंत है, उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाबा साहब का वो पुस्तक नानकचंद द्वारा जो लिखित है, जो 7 दिन का अंतिम समय में जब वो क्रांति प्रतिक्रांति की पुस्तक लिख रहे थे, तब जैसे ही नानकचंद रतु उनके घर से जाते हैं, सुबह खबर मिलती है कि नहीं, कालूर उनका ड्राइवर था, जल्दी पहुंचा, कहा कि बाबा साहब नहीं है। तो जीवन का क्या ठिकाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।